हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आज के इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल में जो झारखंड जीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जेएसएससी सीजीएल में जो झारखंड जीके से क्वेश्चंस पूछा गया था उनका लेवल क्या रहने वाला है, कैसा लेवल था, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था और उन क्वेश्चंस का सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो आज के इस क्लास में झारखंड जीके के क्वेश्चंस का डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़ी जो फैक्ट है उसके बारे में भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग अभी मेरे साथ जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें जेएसएससी सीजीएल की तो आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो 2 दिन होना था, 28 जनवरी और 4 फरवरी। 28 जनवरी को एग्जाम जो है वो हो चुका था, तीनों शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। चाहे हम लोग बात करें लैंग्वेज पेपर की, चाहे हम लोग बात करें रीजनल लैंग्वेज पेपर की, या हम लोग बात करें जनरल पेपर की, तो तीनों एग्जाम जो है 28 जनवरी को हुआ था। बाद में जेएसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया कि 28 जनवरी का जो एग्जाम है उसे रद्द किया जाता है और 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसे भी हम लोग रद्द करते हैं। जेएसएससी के द्वारा बहुत बड़ी धांधलेबाजी जो है वो की जा रही है। फिलहाल हम लोग अभी धांधलेबाजी से बात नहीं करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो झारखंड जीके से पूछा गया है। अच्छा, जो क्वेश्चंस पूछा गया है क्या वो क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो सकता है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेएसएससी के द्वारा अब पूछे जाना वाला है। ठीक है, तो आगे जो एग्जाम होगा सीजीएल का उस एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे, झारखंड के हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछा गया था। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में आज के इस क्लास में बात करेंगे। बस क्लास के साथ आप लोग जुड़े रहें। अगर बात करें सीजीएल के एग्जाम की तो आप सभी को पता होगा कि सीजीएल के एग्जाम में टोटल जो है आपको 370 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सीजीएल के एग्जाम में आप लोगों से 370 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इन 370 क्वेश्चंस में 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये तीनों पेपर को मिलाकर टोटल 370 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 1 रहने वाला है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आपको टोटल 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 120। कौन से पेपर में? पेपर 1 में। इन 120 क्वेश्चंस में से हिंदी के 60 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी हिंदी से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के आपके 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस आपको मिलेगा पेपर 1 में, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय जो है वो जेएसएससी के द्वारा दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो है वो रीजनल लैंग्वेज पेपर है। रीजनल लैंग्वेज का मतलब है क्षेत्रीय भाषा। इसमें आप 12 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, चाहे वो आप इंग्लिश चूज करें, चाहे आप हिंदी चूज करें, चाहे आप बांग्ला चूज करें, नागपुरी, भोजपुरी, ठीक है, पंच परगनिया, उसके बाद अगर बात करें उड़िया, उर्दू, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे उस रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है, तो 120 और 100 टोटल हो गए 220 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 120, 100 और 150 टोटल हो गए 370 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, पेपर 3 में 150 क्वेश्चंस। और तीनों ही पेपर के लिए आपको जो एग्जाम
का टाइम है वो रहने वाला है 2 घंटा। पेपर 1 के लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, पेपर 2 के लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और पेपर 3 के लिए भी आपको 2 घंटे का जो टाइम है वो दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मेरिट की, तो मेरिट जो है वो बनेगा पेपर 2 से और पेपर 3 से। पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर आपका जो नंबर आएगा उससे ही आपका मेरिट बनेगा। तो आप बोलेंगे सर पेपर 1 क्या होगा? पेपर 1 होगा क्वालिफाइंग पेपर। पेपर 1 में अगर 120 क्वेश्चंस है और आप 120 में से 120 क्वेश्चंस को सही करते हैं और आपका सभी क्वेश्चंस को सही करने के बाद भी उसके नंबर एड ऑन नहीं होंगे। पेपर 1 में जो नंबर आपको मिलेगा, पेपर 1 में जो नंबर आपका आएगा, उस नंबर को मेरिट के लिए एड ऑन नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा पेपर 2 से और पेपर 3 से। इन तीनों से मिलाकर, इन दोनों से मिलाकर ही आपका मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 100 और 150 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 250 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी आपको 750 नंबर का एग्जाम देना है और इस 750 नंबर में आप जितना नंबर लाते हैं उस हिसाब से आपका मेरिट जो है वो बनेगा। 750 कैसे? पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज पेपर। पेपर 3 में 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और दोनों को मिलाकर हो रहा है 250 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो 250 क्वेश्चन टोटल 750 नंबर का होगा और 750 में से आप जितना नंबर लेके आते हैं दोनों पेपर को मिलाकर, उस हिसाब से आपका जो मेरिट है वो बनेगा। तो ये जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम का सिनेरियो रहने वाला है, जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की और झारखंड जीके से जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। जेएसएससी सीजीएल में झारखंड जीके से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको पेपर 3 में। पेपर 3 में झारखंड जीके से क्वेश्चन मिलेगा, पेपर 3 में आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर 3 में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर 3 में आपको इंडियन जीके और इंडियन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर 3 में आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर बात करें झारखंड जीके की, तो झारखंड जीके से केवल 40 क्वेश्चंस जो है पेपर 3 में देखने को मिलेगा आपको। 150 में से 40 क्वेश्चंस झारखंड जीके से आपको देखने को मिलेगा पेपर 3 में। यानी अगर आप नहीं भी तो 40 क्वेश्चंस को झारखंड जीके से सही करते हैं तो आपको 120 नंबर वहीं पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, तो 40 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिए तो 120 नंबर आपको पेपर 3 में झारखंड जीके से केवल मिल सकता है। ठीक है, आइए बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस परियोजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परियोजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है? तो आपको ऑप्शन मिलेगा समाचार पत्र के वितरण में, यानी समाचार पत्र को, न्यूज़पेपर को डिलीवर करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग नहीं। किसानों को बीज का वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग, कारखानों से दूध का वितरण करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है, या फिर आधार कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा किसानों को बीज के वितरण के लिए, किसानों को बीज को डिलीवर करने के लिए झारखंड सरकार ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही है। यानी अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन झारखंड जीके में आपको पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो निम्न में से किस परियोजना के तहत ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही है झारखंड सरकार? तो किसानों को बीज का वितरण करने के लिए झारखंड सरकार किसानों तक बीज को पहुंचाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर रही है। ठीक है, आई होप तो आपको यह क्लियर होगा। आइए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य को
वनांचल कहा जाता है। वनांचल, वनों का आंचल। वनांचल मतलब क्या होता है? वनों का आंचल। ठीक है, तो वनों का जो आंचल है उसे किसे कहा जाता है? जहां पे वन ज्यादा होंगे, वनों का आंचल कहा जाता है हमारे झारखंड को। झारखंड को वन प्रदेश कहा जाता है, झारखंड को जंगलों की भूमि कहा जाता है, झारखंड को वनों का प्रदेश, वनांचल, वनों का आंचल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनांचल किसे कहा जाता है? हमारे झारखंड को। अगर आप जो झारखंड शब्द देखेंगे, ये झारखंड शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो शब्द हो गया झाड़, दूसरा हो गया खंड। झाड़ का मतलब होता है जंगल, जंगल झाड़ कहते हैं ना हम लोग, जंगल झाड़। खंड का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा। तो जंगलों की भूमि का एक टुकड़ा या फिर जंगलों की भूमि या फिर जंगलों का प्रदेश झारखंड को कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड को वनांचल के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड को वनांचल, झारखंड को जंगलों की भूमि, जंगलों का प्रदेश, जंगलों की भूमि का टुकड़ा, ठीक है, इन सब नामों से जाना जाता है। आइए आगे बात करें। क्लियर है यहां तक? चलिए एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दें। आइए, निम्न में से कौन सी झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य शैली है? तो ये जो लोक नृत्य शैली आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, पंडवानी, थैयम, डांडिया रास या फिर जननी झूमर, तो इन चारों में से कौन सा जो है छोटानागपुर क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नृत्य है? अगर आप झारखंड के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। जननी झूमर, जननी झूमर जो डांस है, जननी झूमर जो नृत्य है, वो ज्यादातर जो है झारखंड के छोटानागपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जननी झूमर। ठीक है, अगर बात करें जननी झूमर की, कुछ इस प्रकार का नृत्य है जो छोटानागपुर के क्षेत्र में किया जाता है। और जननी झूमर एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, एक प्रसिद्ध लोक कला है जो कि झारखंड के छोटानागपुर के क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें आप लोग। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। आइए, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहते हैं? झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल। क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में आप लोगों को बताया ना गया हो। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को क्लास में ना बताया गया हो। झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल, 50 बार आप लोगों को बताया गया है। झरनों का शहर किसे कहते हैं? जहां पे सबसे ज्यादा झरना है उसे ही झरनों का शहर कहेंगे। कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। क्यों? क्योंकि धनबाद में कोयला ज्यादा है। झरना रांची में, इसीलिए रांची को झरनों का शहर, सिटी ऑफ फॉल। रांची में बहुत सारे झरने हैं, इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आसान जवाब, ऑप्शन ए रांची। एकदम आसान क्वेश्चन था। झरनों का शहर किसे कहते हैं? तो झरनों का शहर कहते हैं रांची में। रांची में बहुत सारे झरने हैं और इसीलिए रांची को झरनों का शहर कहते हैं। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। रांची को, झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की शिमला रांची है। ठीक है, तो इन सब चीजों से जाना जाता है, इसे याद रखेंगे। आइए, कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? यानी पूरे देश में जो इस्पात का उत्पादन होता है उस इस्पात में से 20 से 25% किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे देश में जो इस्पात का उत्पादन होता है उस इस्पात में से किस राज्य में 20 से 25% इस्पात का उत्पादन होता है? तो सही आंसर होगा हमारे झारखंड में। झारखंड जो है मिनरल से भरा हुआ है, लेकिन झारखंड में जो सरकार है वो चोर सरकार आती है। चाहे किसी की भी सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई सा भी सरकार हो, तो सरकार जो है झारखंड में चोर की बनती है। इसीलिए झारखंड का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि झारखंड में मिनरल्स नहीं है या फिर झारखंड में किसी चीज की कमी है। गुजरात में कौन सा मिनरल्स है?
जो गुजरात आज इतना ज्यादा डेवलप है, कौन सा मिनरल्स है? हरियाणा में कौन सा मिनरल्स पाया जाता है कि हरियाणा आज इतना ज्यादा डेवलप है? और झारखंड में ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो नहीं है? झारखंड में सोना है, झारखंड में कोयला है, झारखंड में माइका है, झारखंड में एल्युमिनियम है, झारखंड में कॉपर है। ऐसा कोई मिनरल्स नहीं है जो कि झारखंड में ना हो। फिर भी झारखंड पिछड़े राज्यों की गिनती में गिना जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें इस्पात की, देश के 20 से 25% क्षेत्रों में, सॉरी, देश के 20 से 25% इस्पात जो है झारखंड में उत्पादित किया जाता है। इस चीज को याद रखिए। टाटा स्टील, जो कि आज पूरे देश का सबसे बड़ा स्टील कंपनी है, टाटा स्टील। टाटा स्टील की शुरुआत हमारे झारखंड से हुई थी, सोचिए। चलिए, झारखंड से शुरू होकर एक कंपनी पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। टाटा स्टील की बात करें या फिर टाटा की बात करें, पूरे विश्व की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है टाटा, जिसकी शुरुआत हमारे झारखंड से हुई थी। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती है? बीपीएल कार्डधारियों को रियायती दरों पर, रियायती दरों का मतलब है बहुत ही कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध कराती है, बहुत ही कम कीमत पर। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में जानकारी होगा भी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक योजना को शुरू किया गया था, और वो योजना है कौन सी? सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। कौन सी योजना? सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। और इस योजना के तहत झारखंड के बीपीएल कार्डधारियों को 10 रुपये में या तो धोती और साड़ी या तो लुंगी और साड़ी उपलब्ध कराई जाती है। 10 रुपये में एक साड़ी और 10 रुपये में एक धोती उपलब्ध जो है कराई जाती है। तो रियायती दरों पर कपड़े कौन से योजना के तहत? सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, किसके द्वारा यह शुरू किया गया था? तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यह शुरू किया गया था, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना। तो ये आप देख रहे हैं, सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना, और इसके तहत झारखंड के गरीब परिवार के बीपीएल कार्डधारियों को 10 रुपये में कपड़े जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका शुरुआत करते हुए। आइए, झारखंड की स्थापना बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो हम लोग देखे थे कि झारखंड की स्थापना जो है बिहार से ही अलग करके किया गया था। आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया था। झारखंड की जो स्थापना है वो ऐसा तो है नहीं कि आज झारखंड का मांग किए कल झारखंड का निर्माण हो गया। 1912 से झारखंड की मांग की जाती थी। जब बिहार से, सॉरी, बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, 1912 से लगातार झारखंड की मांग जो है वो की जाती रही है। फाइनली 2000 को झारखंड का निर्माण होता है, 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड के निर्माण के लिए एक जो विधेयक है वो पहले बिहार विधानसभा में लाया गया। बिहार विधानसभा में जो विधेयक लाया गया उसका नाम है बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, यानी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। जब यह विधेयक पास हो गया तो यह विधेयक बन गया बिल, यानी एक्ट, अधिनियम बन गया। अधिनियम, बिल से एक्ट हो गया, विधेयक से अधिनियम बन गया। तो फाइनली क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि झारखंड की स्थापना कब हुई है, और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। तो झारखंड की स्थापना सभी को पता है 15 नवंबर 2000 में। झारखंड की जो स्थापना होती है वो होती है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, आइए, एमएस धोनी को सभी लोग जानते हैं। एमएस धोनी को, एमएस धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष एमएस धोनी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था? पद्म भूषण अवार्ड जो है वो दिया गया था। क्या होगा सही आंसर? पद्म भूषण की बात करें, एमएस धोनी जो झारखंड से निकलकर पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पर इनकी एक अलग पहचान बनी हुई है, और इनके कारण से झारखंड की भी छवि जो है
झारखंड का इमेज जो है बहुत हद तक अच्छा हुआ है। ठीक है, तो पद्म भूषण पुरस्कार से 2018 में एम एस धोनी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, एम एस धोनी, तो ये आप देख रहे हैं एम एस धोनी, और 2018 में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एम एस धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। आइए, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करते चलें। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक करते चलें। आइए, निम्न में से किस राज्य में भारत का 40% खनिज पाया जाता है? सोचिए, पूरे भारत में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन मिनरल्स में से अकेला 40% मिनरल्स एक राज्य में पाया जाता है, और वो राज्य है हमारा झारखंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे भारत में जो मिनरल्स पाया जाता है उसका 40% मिनरल्स केवल झारखंड में पाया जाता है। फिर भी हमारे झारखंड की जो गिनती है वो पिछड़े राज्यों में की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है ऐसा कोई मिनरल्स नहीं होगा जो कि झारखंड में पाया ना जाता हो। चलिए आइए, पगहा जोरी जोरी रे घाटो के लेखक कौन है? पगहा जोरी जोरी ये एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? पगहा जोरी जोरी रे घाटो। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है पगहा जोरी जोरी रे घाटो, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, अगर बात करें सीजीएल के एग्जाम की, तो सीजीएल के एग्जाम में कई पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे बुक्स के राइटर के बारे में पूछा गया है, बुक्स का नाम दे दिया गया है और उनके लेखक का नाम पूछा गया है। तो आप लोग बुक्स का नाम भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पगहा जोरी जोरी रे घाटो, इस पुस्तक के लेखक है रोज करकेट्टा। कौन है? रोज करकेट्टा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोज करकेट्टा। पगहा जोरी जोरी रे घाटो, तो ये आप देखिए, पगहा जोरी जोरी रे घाटो ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं रोज करकेट्टा। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला 2022 के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड मुख्यमंत्री के द्वारा किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन बिजनेस स्किल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन जो है वो किया गया? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा महिलाओं के अंदर स्किल ट्रेनिंग को डेवलप करने के लिए एक योजना शुरू किया गया था 2022 में, और ये जो योजना है ये तेजस्विनी योजना के तहत शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं के अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए, और स्किल को डेवलप करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजस्विनी योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन धनबाद में किया गया था। किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, तेजस्विनी योजना बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए तेजस्विनी योजना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रक्सेल वंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना की? रक्सेल वंश। ठीक है, अगर बात करें झारखंड में वंश की, तो बहुत सारे वंश आपको देखने को मिलेंगे। मुंडा वंश देखने को मिलेगा, सिंह वंश आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद बात करें अगर नाग वंश की, नाग वंश देखने को मिलेगा, रक्सेल वंश देखने को मिलेगा, चैरो वंश देखने को मिलेगा। तो झारखंड में बहुत सारे वंश आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रक्सेल वंश की, तो रक्सेल वंश के द्वारा पलामू जिले की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पलामू का रक्सेल वंश। ठीक है, तो पलामू जिले की स्थापना रक्सेल वंश के द्वारा किया गया। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पलामू। ठीक है, पलामू की बात करें, ये है पलामू। और जिस टाइम पे पलामू रक्सेल वंश की स्थापना पलामू के द्वारा किया गया था, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ही पलामू का था।
ये आज जिसे हम लोग गढ़वा, आज जिसे हम लोग लातेहार, आज जिसे हम लोग पलामू के नाम से जानते हैं, ये तीनों जिला जो है पलामू हुआ करता था। बाद में इसे डिवाइड किया गया पलामू से, लेकिन था तो पहले ये पलामू ही। ठीक है, चलिए आइए। लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक कौन है? जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में कई सारे पुस्तकों के लेखक का नाम पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखें पगहा जोरी जोरी रे घाटो, रोज करकेट्टा, और अभी एक और पुस्तक आपको देखने को मिलेगा, द आदिवासी विल नॉट डांस। द आदिवासी विल नॉट डांस, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ था मनोरंजन व्यापारी, हांसदा सोवेंद्र शेखर, सुचित्रा भट्टाचार्य और जॉय गोस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा हांसदा सोवेंद्र शेखर। हांसदा सोवेंद्र शेखर, द आदिवासी विल नॉट डांस, ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक है हांसदा सोवेंद्र शेखर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखिए पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस और इसके लेखक कौन है, हांसदा सोवेंद्र शेखर। और ये आप देख रहे हैं हांसदा सुरेंद्र शेखर को, उनके पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस। तो पुस्तकों का नाम आप लोग याद रखें, सीधे सीधे एग्जाम में पुस्तकों के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितनी नगद राशि दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के रूप में कितनी नगद राशि से पुरस्कृत किया जाता है विधायक को झारखंड सरकार के द्वारा? सही आंसर क्या होगा? देखिए, झारखंड का जो विधायक सबसे अच्छा काम करता है, झारखंड का जो विधायक सबसे अच्छा अपने एरिया में डेवलपमेंट करता है, झारखंड सरकार के द्वारा उसे सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाता है और इसमें 51,000 की राशि भी उन्हें दी जाती है। तो 51,000 की नगद राशि दी जाती है। ऑप्शन डी विल बी सही आंसर, मतलब ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में झारखंड सरकार के द्वारा 51,000 की नगद राशि जो है वो दी जाती है। क्लियर है? क्लियर? चलिए आइए, निम्न में से एक तारा, एक तारा क्या है? एक तारा एक वाद्य यंत्र है। एक तारा एक वाद्य यंत्र है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एक तारा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, जैसे गिटार, जैसे पियानो, एक वाद्य यंत्र है, तो उसमें किसका जो प्रयोग है वो किया जाता है? तो एक तारा जब आप देखेंगे, एक तारा टड़ंग टड़ंग होता है, ऐसे बजाते हैं। ठीक है, तो एक तारा में तार का प्रयोग किया जाता है। किसका? तार का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है एक तारा और एक तारा में आप देखिए तार लगा हुआ है, तो एक तारा में तार का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आप में से कई लोग हो सकता है कि गिटार बजाए होंगे, गिटार टड़ंग टड़ंग। ठीक है, तो गिटार कई लोग सीखते भी होंगे गिटार। ठीक है, तो गिटार में भी तार का ही प्रयोग किया जाता है। हम लोग गिटार जब बजाते हैं तो गिटार में बजाते क्या है? तार को हम लोग खींचते हैं। गिटार में क्या होता है? तार को खींचते हैं। तो यह एक तारा और एक तारा में भी तार का ही प्रयोग किया जाता है। तार को जब खींचते हैं तो उससे आवाज निकलती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तारा जो वाद्य यंत्र है, इसमें तार का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए, निम्न में से किस व्यक्ति को आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक पुरस्कार जो है वो दिया गया था? ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति को आदिवासी संगीत और नृत्य की योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक पुरस्कार जो है वो दिया गया था? रामदयाल मुंडा को, हिमनीश गोस्वामी, मनोरंजन व्यापारी या फिर शिवाजी सामंत? क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा को 2007 में संगीत नाटक पुरस्कार जो है वो
दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए रामदयाल मुंडा, तो ये आप देख सकते हैं रामदयाल मुंडा, और 2007 में इन्हें जो है संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, वो एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो जीता था? ठीक है, निम्न में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित किया गया था विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप, और इसमें स्वर्ण पदक जो है वो जीता था? ठीक है, तो सोचिए कितना पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है। अभी तो लोग बोलते हैं सर 2 साल का करंट अफेयर पूछ जाएगा क्या, सर 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाएगा क्या, 20 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, 2024 चल रहा है, 2020 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। सोचिए कितना ही पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो 2004 में किन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? अरुणा मिश्रा ने। अरुणा मिश्रा एक मुक्केबाज है, एक बॉक्सर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है अरुणा मिश्रा। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, अरुणा मिश्रा ने। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखें आप लोग। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आइए, निम्न में से कौन तसर रेशम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है, या फिर भारत में तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो तसर रेशम का उत्पादन है वो झारखंड में होता है। झारखंड जो है तसर रेशम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए जो है डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन डी में झारखंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया था जेएसएससी के द्वारा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना और झारखंड। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, झारखंड जो है तसर रेशम का एक अग्रणी उत्पादक राज्य है। कुछ इस प्रकार से तसर रेशम का जो उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जो जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में कच्चे माल के भंडारण और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? कच्चे माल के भंडारण के लिए और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अगर बात करें झारखंड की, तो बेसिकली झारखंड को रांची इंडस्ट्रियल एरिया जो है, या फिर रांची औद्योगिक जो क्षेत्र है, उसमें भी कच्चे माल का भंडारण किया जाता है। अगर बात करें धनबाद बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया की, तो यहां पे भी होता है। घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया की जो कि जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम में, यहां पे भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया का भी उपयोग कच्चे माल के भंडारण और उसके औद्योगिकरण के लिए किया जाता है। अगर बात करें धनबाद बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया की, उसमें भी किया जाता है। घाटशिला की बात करें, वहां पे भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? चलिए आइए, अगला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से क्या शामिल है? झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें क्या दिया जाता है? झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है? रजत पट्टिका, या फिर स्वर्ण पट्टिका, या फिर 10 लाख रुपया नगद, या फिर 20 लाख रुपया नगद? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में रजत नहीं, स्वर्ण पट्टिका दी जाती है, स्वर्ण पट्टिका। ऑप्शन बी। एक गोल्ड पट्टिका की बात करें या फिर एक गोल्ड सर्टिफिकेट की बात करें, तो गोल्ड सर्टिफिकेट दी जाती है। देखिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर बात करेंगे झारखंड सेवा रत्न अवार्ड की, तो विश्व सेवा परिषद के द्वारा झारखंड सेवा रत्न अवार्ड जो है वो दिया जाता है। किसके द्वारा? तो विश्व सेवा परिषद के द्वारा।
ठीक है, एग्जाम में याद रखे कि झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो विश्व सेवा परिषद के द्वारा, और एक गोल्डन सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है, या फिर अगर बात करें स्वर्ण पट्टिका की, तो आप देख पा रहे हैं इन लोगों को स्वर्ण पट्टिका दिया गया है। तो स्वर्ण पट्टिका देकर झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के सम्मान से इन्हें सम्मानित जो है वो किया जाता है। ठीक है, स्वर्ण पट्टिका, कौन सी पट्टिका, स्वर्ण पट्टिका। कोई नगद 20 लाख 10 लाख नहीं मिलता है। क्लियर। चलिए, पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका सही आंसर पता नहीं होगा। पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के फाउंडर कौन है? मैक्सिमम लोगों को इसका सही आंसर मालूम नहीं था एग्जाम में। ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। 100 में से 95% लोगों को इसका सही आंसर मालूम नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन, एकदम क्वेश्चन पूछ लिया गया है जेएसएससी के द्वारा। मतलब आप ये मत सोचिए कि जेएसएससी के द्वारा इजी क्वेश्चन पूछा गया है तो टफ नहीं पूछा गया है। इजी भी पूछा गया है तो टफ भी पूछा गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झरनों का शहर किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है। एकदम इजी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हवलदारी राम गुप्ता हलाधर। क्या सही आंसर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करेंगे तो पालामू हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन है? हवलधारी राम गुप्ता हलाधर, ऑप्शन बी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 95% लोगों को इसका सही आंसर मालूम नहीं है। जिसने भी इसका सही आंसर दिया होगा वो तुक्के से दिया होगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस राज्य के बाद झारखंड जो है शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा सबसे पहले शहरी गरीबों के लिए क्या रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था और उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है? क्या होगा सही आंसर? किस राज्य सरकार के द्वारा शहरी गरीबों के लिए, शहरी गरीब मतलब शहर में जो गरीब हैं, शहरी गरीब, ठीक है, उनके लिए, तो इसका सही आंसर होगा केरल। क्या होगा सही आंसर? केरल। केरल के द्वारा सबसे पहले इसे शुरू किया गया, उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया रोजगार गारंटी योजना। तो रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कहां पे? केरल सरकार के द्वारा केरल में, उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में। और ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। सोचिए, झारखंड की शिमला, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको क्या कहा गया कि अगर इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है तो क्वेश्चन का लेवल ऊपर भी उठाया गया है। झारखंड की शिमला अगर पूछी गई है तो रांची, सभी को पता होगा, शिमला ऑफ झारखंड, झारखंड की शिमला रांची को कहते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। झारखंड के नवरत्नगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? नवरत्नगढ़, इसे किस नाम से जाना जाता है? नवरत्नगढ़ का किला भी है, आप लोग पढ़े होंगे नवरत्नगढ़ के किले के बारे में। तो नवरत्नगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा? नवरत्नगढ़ को दोईसागढ़, दोईसागढ़ कहते हैं, दोईसागढ़, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मंगलगढ़, दोईसागढ़, राजगढ़ और प्रतापगढ़। तो नवरत्नगढ़ को दोईसागढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे नवरत्नगढ़ तो वहां पे आपको नाम देखने को मिलेगा, नवरत्नगढ़ और दोईसागढ़। तो दोईसागढ़ भी नवरत्नगढ़ को कहा जाता है। आइए, निम्न में से कौन झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? कई लोग इसका आंसर झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं असुंता लकड़ा, असुंता लकड़ा, असुंता लकड़ा, ऑप्शन ए सही आंसर दे रहे हैं। कई लोगों से मैंने पूछा इसका सही आंसर क्या होगा, तो लोग बोल रहे असुंता लकड़ा। अरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार।
अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है झारखंड का प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है। असुंता लकड़ा हॉकी खिलाड़ी हैं और लोग सोच रहे हैं कि हॉकी खिलाड़ी कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, लगे पड़े हैं लोग गोल गोल करने में। ओएमआर सीट में एग्जाम हो रहा है, लगे पड़े हैं लोग गोल गोल करने में, एकदम गोल गोल किए जा रहे हैं। वैसा नहीं है। सही आंसर होगा इसका पूर्णिमा महातो। सही आंसर क्या होगा? पूर्णिमा महातो। निम्न में से कौन झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है? पूर्णिमा महातो। ये है पूर्णिमा महातो और ये जो है झारखंड की हॉकी खिलाड़ी नहीं है। बाकी अगर बात करें अशुंता लकड़ा की, वो भी झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है। अगर बात करें पुष्पा प्रधान की, तो वो भी झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है। सावित्री पूर्ति की बात करें तो वो भी एक हॉकी खिलाड़ी है। बस पूर्णिमा महातो ये जो है हॉकी खिलाड़ी नहीं है। क्लियर? चलिए, ओलचिकी नामक लिपि के रचयिता कौन है? ओलचिकी लिपि, ओलचिकी स्क्रिप्ट। सभी को पता होगा कि संथाल जनजाति की अपनी एक भाषा है जो कि है संथाली भाषा, और संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी लिपि। जिस तरीके से इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा, उसकी लिपि है रोमन। जो हिंदी भाषा है, हिंदी जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो उसी तरीके से संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी लिपि। और ओलचिकी लिपि के जनक, ओलचिकी लिपि के खोजकर्ता, ओलचिकी लिपि के पिता, ओलचिकी लिपि के रचयिता कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, कौन है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह है पंडित रघुनाथ मुर्मू और इन्हीं के द्वारा ओलचिकी लिपि की खोज जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आइए, जियाडा का पूर्ण रूप क्या है? जियाडा का मतलब क्या है? जियाडा का फुल फॉर्म क्या है? जियाडा, जियाडा का फुल फॉर्म क्या है? बहुत से लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। जियाडा, JIADA, जियाडा। जियाडा का फुल फॉर्म क्या है? तो जियाडा का मतलब है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी, जियाडा का फुल फॉर्म क्या है? जियाडा का फुल फॉर्म है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं जियाडा यानी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हजारीबाग और रांची, ये दो जो शहर है, हजारीबाग और रांची, किस नदी के साइड में स्थित है या फिर कौन से नदी बेसिन में है? हजारीबाग और रांची किस नदी बेसिन में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ था गंगा, महानदी, कृष्णा और दामोदर। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटते हैं। कौन से? महानदी झारखंड में बहती नहीं है, कृष्णा नदी झारखंड में बहती नहीं है। गंगा नदी अगर झारखंड में बहती है तो गंगा नदी केवल साहेबगंज में बहती है। ठीक है, गंगा नदी झारखंड के एक जिले में बहती है, एक जिले में, साहेबगंज में। तो रहा कौन सा? ऑप्शन डी दामोदर। ठीक है, आप आसानी से इसे स्किप कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शंस को, गंगा झारखंड के एक जिले में, महानदी और कृष्णा ये तो बहती ही नहीं है झारखंड में, तो दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप दामोदर नदी का बेसिन देख सकते हैं। चाहे बात करें हम लोग रांची की, चाहे बात करें हम लोग हजारीबाग की, तो दोनों जो है दामोदर नदी बेसिन में ही स्थित है। आइए, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में क्या हुआ था? कप्तानी में तो भारत ने 2011 में विश्व कप जीता था। इसका सही आंसर सबको मालूम होगा। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद हम लोग नहीं जीत पाए हैं वर्ल्ड कप। ठीक है, आपको भी पता होगा, बहुत दुख है इसका आप सभी को। 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ वो हम लोग नहीं जीत पाए। 2011 के बाद 2015 में वर्ल्ड कप हुआ, वो भी नहीं जीत पाए। 2019 में वर्ल्ड कप हुआ, वो भी नहीं जीत पाए 2023 में।
ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप लेके चला गया, वो भी हम लोग जीत नहीं पाए। तो 2011 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे और एमएस धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट आज भी याद है, जो आप वो छक्का लगाते हुए हम लोग भारत को वर्ल्ड कप जिताते हैं। तो सही आंसर सभी को पता है, एमएस धोनी इसका बिल्कुल हो जाएगा। एमएस धोनी के कप्तानी में 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को पता होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से झारखंड की प्रमुख 2 लोक कलाएं कौन से हैं? झारखंड के प्रमुख 2 लोक कलाएं कौन से हैं? कोहबर और सोहराय, 13 ताल और कुरजन, देवराव और मांडव, थेवा और बिहू। क्या होगा सही आंसर? देखिए ऑप्शन डी तो आप ऐसे ही स्किप कर देते। ऑप्शन डी कैसे? बिहू जो है वो असम में, झारखंड में तो है नहीं, और झारखंड में सबसे फेमस है कोहबर और सोहराय। ऑप्शन ए कोहबर और सोहराय जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर? कोहबर और सोहराय, ऑप्शन ए। आइए, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा सेल के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है? यानी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कौन सा हवाई अड्डा जो है सेल के द्वारा निर्मित किया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है? झारखंड का कौन सा हवाई अड्डा, झारखंड का कौन सा एयरपोर्ट? तो बोकारो एयरपोर्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। बोकारो एयरपोर्ट जो है वो निर्मित किया गया है सेल के द्वारा। बोकारो में है सेल, जिसे बोकारो स्टील प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो सेल के द्वारा यह निर्माण किया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह है बोकारो एयरपोर्ट और यह बोकारो में है, सेल के द्वारा यह चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भूमिज विद्रोह, इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा गया है। भूमिज विद्रोह, अब देखिए झारखंड के विद्रोह से भी क्वेश्चंस देखने को मिला है, यानी आगे भी आपको झारखंड के जो विद्रोह हुए हैं उनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन दिया हुआ था 1832, 1871, 1845 और 1900। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब भूमिज विद्रोह तो एक अलग से क्लास लेके आएंगे और उस क्लास में झारखंड के सभी विद्रोह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करेंगे, 1832 में यह शुरू होता है और 1833 तक चलता है। ठीक है, भूमिज विद्रोह। आइए आगे देखते हैं। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू किया था? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ESDM नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ESDM नीति शुरू की गई थी 2016 में। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 2016 में। झारखंड ESDM नीति झारखंड सरकार के द्वारा 2016 में। तो झारखंड ESDM पॉलिसी या फिर झारखंड ESDM नीति कब? 2016 में। अच्छा, ESDM का फुल फॉर्म क्या है? ESDM का, जिस तरीके से जियाडा का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया, हो सकता है कि ESDM का भी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड ESDM का फुल फॉर्म क्या है। तो ESDM का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM का फुल फॉर्म है। झारखंड सरकार के द्वारा 2016 में ESDM नीति को, ESDM पॉलिसी को शुरू किया गया था। क्लियर है? आइए, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड वायलिन कहा जाता है? झारखंड वायलिन कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है? झारखंड वायलिन, अलगोजे, बुगचू, दिलरुबा, केंद्री। क्या होगा सही आंसर? झारखंड वायलिन कई लोगों को मालूम नहीं है। केंद्रा को झारखंड वायलिन कहते हैं। केंद्रा कुछ इस प्रकार का होता है, केंद्रा देखिए, और इसे झारखंड वायलिन कहते हैं। केंद्रा को क्या कहते हैं? केंद्रा को झारखंड वायलिन कहते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखें, केंद्रा। उत्तर में
झारखंड की जो सीमा है किस राज्य में लगती है? यानी बेसिकली ये पूछा गया कि झारखंड के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, झारखंड के नॉर्थ में कौन सा राज्य है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो हम लोग डायरेक्शन को कैसे मेजर करते हैं? हम लोग डायरेक्शन को मेजर करते हैं ऐसे, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो राइट में होता है ईस्ट, लेफ्ट में होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो ऊपर में, नॉर्थ में, उत्तर में, झारखंड के ऊपर में कौन है? बिहार है। ये है झारखंड के उत्तर में बिहार, ठीक है। तो ये है बिहार। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर में है बिहार। तो ऑप्शन अगर बात करें, ऑप्शन दिया हुआ था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, बिहार। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। झारखंड के नॉर्थ में बिहार है। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? बहुत आसान क्वेश्चन, जमशेदपुर में है। कहां पे है? जमशेदपुर में। अगर बात करें दालमा वन्यजीव अभयारण्य की, दालमा वन्यजीव अभयारण्य की शुरुआत या फिर दालमा वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना कब किया गया था? 1975 में। हो सकता है कि एग्जाम में आगे जाके पूछ दे, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया है कि दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। तो हो सकता है कि दालमा वन्यजीव अभयारण्य, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना पूछ ले। 1975 में है। यह है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे है? जमशेदपुर में है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। झारखंड की आशा किरण बारला, झारखंड की एथलीट है आशा किरण बारला। आप में से कई लोग इनके बारे में जानते होंगे। इन्होंने किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 6 किलोमीटर में जीत लिया था, विजेता बनी थी? महिला अंडर 20 6 किलोमीटर की रेस में विजेता बनी थी। कौन? आशा किरण बारला। कौन से प्रतियोगिता में? ऑप्शन दिया हुआ था समर ओलंपिक 2020, साउथ एशियन कंट्री चैंपियनशिप 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2021, इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर बात करें इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो अंडर 20 में 6 किलोमीटर की रेस में आशा किरण बारला ने क्या किया था? तो विजेता बनी थी। तो ये आप देख रहे हैं आशा किरण बारला को। क्लियर? चलिए, निम्न में से कौन सा कृत्रिम जलाशय जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर है? जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर कौन सा लेक है? कृत्रिम जलाशय कौन सा लेक है? कौन सी झील? ऑप्शन है भूमिताल झील, पुलिकट झील, डिमना झील और लोकटक झील। लोकट झील कौन सा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बेस, ऑप्शन ए बी सी डी। सही आंसर होगा डिमना झील। डिमना झील झारखंड के जमशेदपुर में है और जमशेदपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी में यह स्थित है। कौन सा? डिमना झील। तो ये आप देखिए, यह है डिमना झील और ये जमशेदपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। क्लियर है? जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। इस क्लास से आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। निम्न में से झारखंड के अग्रणी औद्योगिक शहर कौन सा है? यानी ये पूछा जा रहा है झारखंड का इंडस्ट्रियल जो सिटी है वो कौन सा है? इंडस्ट्रियल यानी झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहां पे है? सभी को पता होना चाहिए, झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? निम्न में से कौन झारखंड के अग्रणी औद्योगिक शहर है? ठीक है, तो अग्रणी रांची भी है, बोकारो भी है और जमशेदपुर भी है। लेकिन अग्रणी औद्योगिक शहर की बात करें तो सही आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। क्या होगा सही आंसर? जमशेदपुर। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। तो सबसे अग्रणी औद्योगिक शहर जमशेदपुर, झारखंड का अग्रणी औद्योगिक शहर जमशेदपुर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी जमशेदपुर विल बी राइट आंसर। ठीक है, आइए, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया है? अच्छा, कितने प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया है? 8 प्रमुख क्षेत्र में। कच्चे माल के भंडार के लिए और औद्योगिकरण के लिए झारखंड को टोटल 8 प्रमुख क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे वो 40 क्वेश्चंस जो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में झारखंड जीके से पूछा गया था। इस क्लास से आपको ओवरऑल एक आइडिया मिला होगा कि सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चंस को किस प्रकार से घुमाया जाता है और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।